हेलो एंड वेलकम टू द इग्नोफेयर। मैं केश मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नोफेयर पर स्वागत करता हूं। जी हाँ, ये बजट की आपकी दूसरी क्लास है। एक क्लास पहले बजट की हो चुकी है, उसको आप देखिए, बहुत मजा आएगा आपको बजट में पढ़ने में। साथ ही आज मैंने बजट एट अ ग्लांस पे एक क्लास लगाई है, क्योंकि बजट एट अ ग्लांस पे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जैसी हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, इसी वजह से ये जरूरी है कि हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें। तो इसको देखो, बजट एट अ ग्लांस समझने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा, जैसे कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटे के अलावा हमारा जो है राजस्व घाटा क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, और साथ ही प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। तो इन सभी को समझते हुए भी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो आपके दिए हुए हैं ना, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, इन सभी से सवाल आपके प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं, यूपीपीसीएस में भी और साथ में जो है यूपीएससी में भी और डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो इस वजह से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको सबसे पहले हम समझेंगे, साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आखिरकार जो है वित्त आयोग की सिफारिश के हिसाब से राज्यों को क्या जो है स्थानांतरित किया गया है, क्या फायदा मिला है, और साथ ही जो है ऐसे राज्यों को, ऐसे यूनियन टेरिटरीज को जहां पर लेजिस्लेचर है, उनको क्या फायदा मिला है। तो उससे पहले, समझने से पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। फिजिकल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, मतलब जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो राजस्व प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर है, लेकिन उन राजस्व प्राप्तियों में हम जो ऋण भिन्न, मतलब नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स हैं, उनको शामिल करते हैं। अब देखो, यहां पर मैं थोड़ा करेक्ट करूंगा कि सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू रिसीट्स हम लोग नहीं लिख सकते। इसको मैं कैसे करेक्ट करूंगा, आप पहले ध्यान से समझिएगा एक बार। देखिए, जो हमारा फिजिकल डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होता है, कुल एक्सपेंडिचर, कुल खर्च जो हमारा होता है, उसमें से हम क्या करते हैं, एनडीआर को माइनस करके निकालते हैं। एनडीआर मतलब समझ रहे हैं, नॉन डेट रिसीट्स। अब नॉन डेट रिसीट्स में दो तरीके की रिसीट्स आती हैं। एक तो आपका आता है रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है, जो आपकी रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो तो आती ही हैं, साथ ही आपकी एनडीसीआर आती हैं, मतलब नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स भी आती हैं। तो हम सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स नहीं लिख सकते हैं, हम उसको एनडीआर लिख सकते हैं कि नॉन डेट रिसीट्स, मतलब ऐसी प्राप्तियां जो हमारे ऊपर किसी तरह की लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती हैं, हमारे ऊपर किसी तरह का ऋण क्रिएट नहीं करती हैं, तो उनको हम एनडीआर कहते हैं। तो जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं वो किसी तरह का ऋण क्रिएट नहीं करती हैं, लेकिन जो एनडीसीआर होती हैं कैपिटल रिसीट्स होती हैं, मतलब हम इसमें कैपिटल रिसीट्स को भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन ऐसी जो डेट क्रिएट नहीं करती। इनका एग्जाम्पल क्या है, जैसे रिकवरी ऑफ लोन, जो लोन की वसूली से हमारे पास पैसा आता है, भाई वो गवर्नमेंट की एसेट होता है, उसको वसूल कर वो पैसा कमाती है, तो उसका मतलब थोड़ा है कि यहाँ जो है गवर्नमेंट के ऊपर किसी तरह का बर्डन या मतलब लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। और साथ ही जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, जैसे गवर्नमेंट अपनी जो असेट है वो असेट को बेच करके, डिसइन्वेस्टमेंट करके और इसके बाद पैसा कमाती है, तो वो भी गवर्नमेंट की असेट तो कम हो रही होती है, लेकिन उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं बन रही होती है। तो इन दोनों को हम रखते हैं किसमें, एनडीसीआर में। तो इसको भी हम माइनस करते हैं। ध्यान देना, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस एनडीआर। तो सबसे पहले तो आप फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला याद रखिएगा, कि जो फिजिकल डेफिसिट है, जिससे कि आप जब अभी कैलकुलेशन समझेंगे तो कैलकुलेशन आपको समझ में आए कि फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, माइनस एनडीआर, नॉन डेट रिसीट्स। ठीक है, नॉन डेट रिसीट्स, इसमें एनडीसीआर इंक्लूडेड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मतलब इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स प्लस एनडीसीआर। ये फॉर्मूला एक्चुअल में फिजिकल डेफिसिट का सही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अच्छा, ये फिजिकल डेफिसिट एक तरीका आपको और बताते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं बजट है। अब बजट में क्या होता है, बजट में दो चीजें होती हैं। जैसे बजट आया है, बजट के बारे में मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि जो है संविधान के अनुच्छेद 112 में जो फाइनेंशियल, जो एनुअल स्टेटमेंट की बात की गई है, फाइनेंशियल एनुअल स्टेटमेंट की, उसी को बजट कहते हैं। बजट नाम शब्द से कुछ भी संविधान में हमारे मेंशन नहीं है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा कि देखो, बजट जब हमारा आता है तो हम एक तरफ क्या लिखते हैं, अपने एक्सपेंडिचर लिखते हैं, एक तरफ लिखेंगे अपनी रिसीट्स, मतलब हमारे पास रिसीट्स आई हैं, दूसरी तरफ हम लिखेंगे अपने एक्सपेंडिचर। अब एक बात बताओ, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कुल खर्चा, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके पास कुल खर्चा अगर 100 रुपए का है, कुल रिसीट, सॉरी, कुल प्राप्तियां आपके पास 100 रुपए की हैं, और यहां पर आप दिखा रहे हो कि आपने जो है 150 रुपया खर्चा किया है। ठीक, तो ये कहां से खर्चा किया, जब आपके पास पैसा ही 100 रुपया था, तो आपने 50 रुपया कहां से खर्चा किया है, बताइए। जाहिर सी बात है, आपने किसी से उधार लिया होगा। अब क्या होता है, देखो हमेशा क्या होता है, जैसे ये क्या है, इधर हम कह सकते हैं बजट में डेबिट, सॉरी रिसीट्स मतलब क्रेडिट, यहां पर हम बजट में लिख सकते हैं इसको क्रेडिट, और ये एक्सपेंडिचर है तो ये हमारा डेबिट हुआ।
ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो क्रेडिट और डेबिट बजट में बराबर होना चाहिए, तभी संतुलित बजट कहा जाता है। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या बराबर है? भाई हमारे पास क्रेडिट तो हुआ 100 रुपए का, जबकि डेबिट हमारा हो गया है 150 रुपए का। तो एक क्रेडिट और डेबिट बराबर करने के लिए क्या किया जाता है? भाई गवर्नमेंट के पास 100 रुपए है, 150 को कहां से खर्चा करेगी? जाहिर सी बात है, उसने जो उसके पास में कुछ लाइबिलिटीज पड़ी हुई थी। कौन सी लाइबिलिटीज? जैसे सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ था, ठीक है, मान लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा पड़ा हुआ था, ठीक है, मान लेते हैं पीएफ में पैसा पड़ा हुआ था, किसान विकास पत्र के माध्यम से, या मतलब इस तरह की कई सेविंग स्कीम्स थी, उन सेविंग स्कीम्स में पैसा पड़ा हुआ था, ठीक है। उस पैसे को गवर्नमेंट ने यहां से 50 रुपया निकाल लिया, तो निकाल के यहां बजट में क्या किया? क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब बताइए, अब क्रेडिट भी 100 रुपया हो गया, 150 हो गया, और डेबिट भी 150 हो गया। बजट संतुलित हो गया कि नहीं? तो इस बजट को संतुलित करने के लिए जो 50 रुपया जो है उधार लिया जाता है, उधार मतलब समझ रहे हैं भाई? देखिए ये उधार ही है, क्योंकि जो सेविंग में सुकन्या समृद्धि पीएफ में पैसा जमा है वो आपका नहीं है, गवर्नमेंट का नहीं है, वो हम लोगों का पैसा है, पब्लिक का पैसा है, गवर्नमेंट की वो लाइबिलिटी है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? यहां से ये पैसा 50 रुपया उठाकर यहाँ पे बजट को संतुलित करने के लिए डाल दिया, ठीक है। तो यही जो एक्स्ट्रा खर्चा गवर्नमेंट करती है, इसी को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। यही एक फिस्कल डेफिसिट होता है, मतलब गवर्नमेंट को बजट को संतुलित करने के लिए कितना उधार लेना पड़ा है। आप समझ रहे हैं बात को? इससे अच्छा आपको फिस्कल डेफिसिट के बारे में कोई नहीं समझाएगा। ये तो मैंने आपको फिस्कल डेफिसिट का फार्मूला बता दिया कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस एनडीआर। लेकिन फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? बजट को संतुलित करने के लिए जो गवर्नमेंट को उधारियां लेनी पड़ती हैं, वही हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है। तो कितनी इस बार बजट को संतुलित करने के लिए गवर्नमेंट को उधारियां लेनी पड़ी हैं कि भाई देखो, आपके पास 100 रुपया है तो आप 150 तो नहीं खर्चा कर पाओगे, जाहिर सी बात है। आप 50 रुपया किसी से उधार लेके इसके बाद ही खर्चा करोगे, तभी आप 150 रुपया खर्चा कर पाओगे, या दुकानदार के पास सामान खरीदने जाओगे वहां उधार कर दोगे, ठीक है। तो इस वजह से, लेकिन जिससे भी आप उधार लोगे तो आपके पास तो क्रेडिट होगा ना। तो यहां से अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट ने उधार लिया तो यहाँ पे क्रेडिट हुआ। अब यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो गए, इसी को संतुलित बजट कहते हैं। तो ये डेबिट क्रेडिट को बराबर करने के लिए गवर्नमेंट को जो उधारी लेनी पड़ी है, उसी को हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, ठीक है, समझ गए। और बाकी फॉर्मूला ये याद रखिएगा कि टोटल एक्सपेंडिचर में से हम एनडीआर को माइनस करते हैं, ऐसी कैपिटल रिसीट्स को माइनस नहीं करते हैं, इसमें नहीं जोड़ते हैं जो हमारे ऊपर डेट क्रिएट कर रही होती है, क्योंकि डेट हमारा रियल इनकम नहीं होती है, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं आगे। देखिए दूसरी तरफ आप ध्यान दीजिएगा कि राजकोषीय घाटा, आप समझ गए कि राजकोषीय घाटा क्या है। अब देखो इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट आता है आपके सामने, वो आता है रेवेन्यू रिसीट्स का, ठीक है। वो पॉइंट किसका आता है? रेवेन्यू रिसीट्स का। एक मिनट दीजिएगा बस। देखो रेवेन्यू रिसीट्स जो होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स का आपका सिंपल सा मतलब होता है, बस एक मिनट, ठीक है। देखो जो रेवेन्यू डेफिसिट की बात आती है, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट मतलब समझ रहे हैं, राजस्व घाटा। राजस्व घाटा, राजस्व घाटे का सिंपल सा मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रिसीट्स हैं, जो राजस्व प्राप्तियां हैं गवर्नमेंट की, तो राजस्व प्राप्तियां जो गवर्नमेंट की हैं वो कम है। किससे कम है? राजस्व खर्च से, ठीक है, राजस्व खर्च से। मतलब जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो कम है, किससे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। जब गवर्नमेंट की रोजमर्रा का खर्चा, जैसे गवर्नमेंट को सैलरी देना है, गवर्नमेंट को देखो रेवेन्यू रिसीट्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, सब्सिडी हो गया, ये सब चीजें, और भी देखेंगे अभी बहुत सारी चीजें आती हैं, उन सभी को डिटेल में हम लोग अभी किसको कितना अलॉट हुआ है वहां पे देखेंगे। बस एक बेसिक आप समझ लीजिए कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। तो रेवेन्यू रिसीट्स, जब भाई सरकार के पास राजस्व प्राप्तियां हैं, वो राजस्व एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो गई, मतलब इसका दोनों का माइनस, राजस्व प्राप्तियां मतलब रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा आ गया निगेटिव में, तो ये क्या होता है? हमारा घाटा होता है, इसको हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, इसको ध्यान देना, ठीक है। अब इसके बाद में एक होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, जो अभी आपको शब्द मिलेगा, इसको ध्यान देना, रेवेन्यू इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। देखो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इसको आप समझिए कि देखो गवर्नमेंट की कुछ ऐसी प्राप्तियां होती हैं जो गवर्नमेंट क्या करती है, राज्य सरकारों को देती है कैपिटल, एक ग्रांट्स के तौर पे, कैपिटल क्रिएशन के लिए,
तो उनको क्या किया जाता है, उनको क्या किया जाता है, इसमें से हटाया जाता है। आइए देखिए अच्छे से, ठीक। देखिए, अब मैंने आपसे बताया राजस्व घाटा, तो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अधिक होना। जब राजस्व व्यय अधिक हो जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अधिक हो जाता है रेवेन्यू रिसीट से, तो हमारा क्या होता है, हमारा आपका राजस्व घाटा होता है। जब प्रभावी राजस्व घाटे की हम बात करते हैं, तो राजस्व घाटे और पूंजीगत संपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान के बीच का अंतर, मतलब जो मैंने अभी बताया कि कैपिटल ग्रांट्स फॉर क्रिएशन, कैपिटल ग्रांट्स टू द स्टेट्स, मतलब ग्रांट्स टू द स्टेट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल, मतलब वो इस शर्त पे राज्यों को अनुदान दिए जाते हैं सरकार के द्वारा कि हाँ वो कैपिटल क्रिएशन करेंगे। तो जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हमारा होता है, तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट में से हम वो अमाउंट को माइनस कर देते हैं जो हमारी कैपिटल ग्रांट्स होती हैं, ठीक है। तो माना जाता है कि ये हमारी रियल रेवेन्यू डेफिसिट है। क्यों माइनस करते हैं भाई, देखो क्योंकि ये रेवेन्यू डेफिसिट है ना, हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें हम कैपिटल ग्रांट्स को क्यों इंक्लूड करें। तो एक्चुअल में हमारा कितना जो है रेवेन्यू डेफिसिट आया है, वो हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट से पता चलता है, क्योंकि कैपिटल ग्रांट्स, देखो इससे कहीं ना कहीं कैपिटल का क्रिएशन हो रहा है, नहीं सेंटर कर रहा है तो स्टेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्टेट्स को इसी कंडीशन पे दिया जाता है कि आप कैपिटल क्रिएशन करेंगे, इसीलिए रेवेन्यू से इसको घटा दिया जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से इसको कम कर दिया जाता है। तो अब इसमें रेवेन्यू डेफिसिट में क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसमें से फिर हम कैपिटल ग्रांट्स को और माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकल आता है। किसी को ना समझ में आया हो तो दोबारा से पूछिए, ठीक। अब इसके बाद में देखो प्राइमरी डेफिसिट आता है हमारा। देखो प्राइमरी डेफिसिट बहुत सिंपल होता है, मैंने आपको जो है पढ़ाया भी हुआ है। देखो जब हम प्राइमरी डेफिसिट की बात कर रहे होते हैं, तो जो हमने फिजिकल डेफिसिट निकाला भी, अभी हमने फिजिकल डेफिसिट निकाला था, तो प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी फिजिकल डेफिसिट होती है, उन फिजिकल डेफिसिट से हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं, इसको ध्यान रखना। अच्छा, इनको माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि देखो जो फिजिकल डेफिसिट है करंट ईयर का, अगर हमें फिजिकल डेफिसिट निकालना है, तो देखो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट किस पे करती है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट कर रही होती है जो पहले की उसके ऊपर लायबिलिटी होती है, वो एक्चुअल में इस साल का उसका खर्च, देखा जाए इस साल के जो कार्य होते हैं उनके लिए उसका खर्च नहीं होता है, इसी वजह से जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है, इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दिया जाता है, तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट। अब यहां से एक चीज आपको पता चल रही है कि हाँ प्राइमरी डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट से कम होता है, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट से हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करके तब प्राइमरी डेफिसिट निकालते हैं। उसी तरह जो हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है वो रेवेन्यू डेफिसिट से कम होता है, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट से हम कैपिटल ग्रांट्स को माइनस करके इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकालते हैं, ठीक है। तो आपको तीन चार टर्मिनोलॉजी पता चल चुकी होंगी, एक आपका फिजिकल डेफिसिट, दूसरा आपका रेवेन्यू डेफिसिट, तीसरा आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, और चौथा आपका प्राइमरी डेफिसिट, एफडी, आरडी, ईआरडी, पीडी। अब इन्हीं को देखते हुए आगे हम लोग अपने बजट पे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिरकार इस बजट में क्या ऐसा है कि जो हमें देखने की आवश्यकता है, ठीक है। आइए, अब थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे, बस हमें यही समझाना था, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, बट आगे हम लोग बढ़िया जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। देखो अभी की अगर मैं बात करता हूं, मैं अपना जरा अपने आप को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं इधर, तो ज्यादा सही रहेगा, ये मैं गायब कर देता हूं अपने आप को, आप कहिए तो, ठीक है, तो ज्यादा सही लगेगा आपको। आइए, अब देखिए थोड़ी देर के लिए हो गए हैं हम गायब, हम हो गए हैं विलुप्त प्राणी। अब आप आराम से, और इधर हम चाहे पानी पिए चाहे चाय पिए, आप लोग देख नहीं पाओगे, ठीक है। तो आओ देखो, जो 2023-24 के लिए बजट एलोकेट हुआ था, पहले उसको देखिए तभी आप अंतर समझ पाएंगे। 2023-24 के लिए जो बजट एलोकेट हुआ था, उसमें एक्चुअली जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो कितना था, 4490 का, मतलब 44,90,000 का। तो कहने का मतलब जो पिछले साल का बजट था वो 44,90,000 का है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो इस साल का 2024-25 का बजट है वो आपका 48,20,000 का करोड़ का है, ठीक है। ये 44.90 लाख करोड़ का था, और इस बार आपका कितना है, 48.20 लाख करोड़ का, मतलब बजट में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। देखो ये मैं 512 और 486 नहीं पढ़ रहा हूँ, मतलब ऐसे में पॉइंट में इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ सके। पूरा याद रखिए कि 44,90,486 करोड़, पूरा याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 48,20,512 करोड़, भाई इसको 48.20 लाख करोड़ भी कह सकते हैं, ठीक है। इतना बजट आया है हमारे
पास, ठीक, इस बार का। और साथ ही अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करता हूं, तो जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो कितना था, 9,50,246 करोड़, मतलब 9.50 लाख करोड़, ठीक है। लेकिन जब उसमें रिवाइज्ड आया तो वो निकला था 9.48 लाख करोड़। तो 9.48 लाख करोड़ के बाद में इस बार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमारा कितना है, वो हमारा है 11.11 लाख करोड़, ठीक। मतलब काफी इसमें भी बढ़ोतरी हुई है आप देखिए तो, ठीक है। तो टोटल बजट में भी बढ़ोतरी हुई है जो 48 पॉइंट, भाई पहले बजट में एक कंपेयर करते हैं, जैसे पहले था 44.90 लाख करोड़ का, ये कब था, ये था 2023-24 का। इस बार का अगर मैं बात करूं तो ये है 48.20 लाख करोड़ का, ठीक है। तो बजट में बढ़ोतरी हुई कि नहीं। जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे होते हैं तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा है वो पिछले साल हमारा 9.48 लाख करोड़ था, ठीक है। और इस बार अगर हम देखें इस बार का तो ये हमारा कितना आ रहा है 11.11 लाख करोड़, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी हमारे जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, और ये अच्छी बात होती है क्योंकि जो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उससे क्या होता है, उससे कैपिटल क्रिएशन होता है, और कहीं भी एसेट का क्रिएशन होता है तो किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात होती है, ठीक है। तो अब देखो बजट ये समझ लें, लेकिन ध्यान देना जब इसमें क्या करते हैं, ये तो हमने क्या किया 11.11 लाख करोड़ का आपको बताया, अब यही अभी फॉर्मूला जो बताया अब यही काम आपका शुरू हो गया, ठीक है। ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन जब हम इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे होते हैं तो जो कैपिटल ग्रांट्स की अभी मैंने बात की थी कि राज्यों को कैपिटल ग्रांट्स दी गई हैं, तो कैपिटल ग्रांट्स भी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है एक तरह से देखा जाए। तो जब हम इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर निकालते हैं तो उन कैपिटल ग्रांट्स को इसमें ऐड कर दिया जाता है। देखिए आइए मैं बताता हूं एग्जांपल के लिए, जैसे अगर हमें निकालना है यहां पर कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसी ध्यान देना इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें हम क्या करते हैं कैपिटल ग्रांट्स को ऐड कर देते हैं। जो कैपिटल ग्रांट्स हमने यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट से हटाई थी उनको हम उठा के यहाँ पे एक्सपेंडिचर, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हटा दिया हमने इनको, तो हमने यहाँ ऐड कर दिया, हमें इफेक्टिव कैपिटल जो है एक्सपेंडिचर प्राप्त हो गया। तो अब इसमें ध्यान देना, अब इसमें क्या हुआ, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो 16.9% की आपको बढ़ोतरी दिख रही है, क्योंकि पिछली बार कितना था 9.48 लाख करोड़, इस बार कितना ही ले, देखो थोड़ा स्लो क्लास चलेगी थोड़ी देर तक, लेकिन समझिएगा जरूर, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं जो मैं समझा रहा हूं उसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ऐसे आपको बजट में एक एक पॉइंट कोई समझाएगा नहीं। तो अब देखो 11.11 लाख करोड़ था, तो इससे 16.9% की कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो उस वो कितना है हमारा 15.10 लाख करोड़, ठीक है, मतलब 15 लाख करोड़। देखो प्रभावी पूंजीगत व्यय मतलब इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्यों, क्योंकि इसमें जो हमारा 11.11 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर था, इसमें हमने जो है कैपिटल ग्रांट्स जो राज्यों को दी गई थी उनको ऐड कर दिया, तो हमारा इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर निकल आया। अभी एक एक कैलकुलेशन भी नीचे में चार्ट जो बने हुए हैं उन चार्ट और ग्राफ के माध्यम से सब आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ ये भी पॉइंट आपके समझ में आ गया है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इसलिए किसी को समझ में आने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसके बाद में देखो टोटल रिसोर्सेज बीइंग ट्रांसफर टू द स्टेट इंक्लूडिंग डिवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स ग्रांट्स, देखो स्टेट्स को जो ग्रांट्स दिए गए हैं, लोन दिए गए हैं, जो पैसा रिलीज किया गया है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत, वो बजट एस्टीमेट 2024-25 में कितना है 22.91 लाख करोड़, मतलब लगभग में आप मोटा मोटा मान सकते हैं कि 23 लाख करोड़ के आसपास में जो है राज्यों को दिया गया है, ठीक है। और जबकि पिछली बार ये जो है बहुत कम था, ठीक है, पिछली बार कम था, तो उसमें जो है आपको एक इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। आइए, मतलब लगभग में इतनी वृद्धि हुई है, 4,82,000 करोड़ की वृद्धि इस बार हुई है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अब आइए, अब आपको मजा आएगा, ठीक है, समझने में। अब देखो इस चार्ट को समझने के लिए मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, आपको किन चीजों का ध्यान रखना है इसको ध्यान दीजिएगा। इस चार्ट को समझने के लिए आपको ध्यान देना है, पहली चीज देखो 2023-24 का आप ध्यान रखिए, जो 2023-24 का बजट एस्टीमेट था, ठीक है। और इसके बाद जो बाद में इसका प्रोविजनल आया है अनुमान, ठीक है, जो प्रोविजनल अनुमान आया है
इसको ध्यान रखिए, ये इसको भी छोड़ दीजिए, आप रिवाइज्ड का ध्यान रखिए और साथ ही अभी का, ये तीन ध्यान रखिए, यही तीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब एक ये वाला कॉलम आप ध्यान रखिए, एक ये वाला कॉलम ध्यान रखिए, ये वाला, ये क्या है कि एक्चुअल में 2023-24 के बजट में कितना आया था, बाद में फिर जब रिवाइज्ड हमारे पास एस्टीमेट आया तब कितना था, और ये अभी इस बार का जो बजट है, इस बार के बजट में क्या चेंजेस हुआ है पिछले बार की तुलना में, हम देख पाएंगे अच्छे से। ठीक है, बस ये तीन कॉलम को आपको याद रखना है, बाकी सब भूल जाइए, बाकी मत याद रखिए। ठीक है, आइए देखिए राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां का मतलब समझ रहे हो, जब मैं आपसे रेवेन्यू की बात कर रहा होता हूं, ठीक है, जब मैं आपसे रेवेन्यू की बात कर रहा होता हूं, एक मिनट दीजिएगा, जरा कुछ ऐड करता हूं, एक बस एक मिनट दीजिएगा। हाँ, ये अब देखिए, जब हम बात कर रहे होते हैं कि राजस्व प्राप्तियां, तो राजस्व प्राप्तियां हमारी दो तरीके की होती हैं, हमने आपको पढ़ाया हुआ है पहले भी, फिर से बता दे रहा हूं। जो हमारी रेवेन्यू रिसीट्स हैं, यानी कि राजस्व प्राप्तियां, चलिए थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो जो राजस्व प्राप्तियां दो तरीके की होती हैं, कैसी, एक हमारे पास होती हैं जो है टैक्स रिसीट्स, और एक दूसरी क्या होती हैं, नॉन टैक्स रिसीट्स। ठीक है, अब टैक्स रिसीट्स में भी हमारे दो तरीके के टैक्स आते हैं, एक हमारे आते हैं डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा हमारे आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे हमारा जीएसटी हो गया और भी चीजें हैं, डायरेक्ट टैक्स में जैसे हमारा इनकम टैक्स हो गया जो हमारा आयकर है, हमारा कैपिटल गेन टैक्स हो गया, कैपिटल गेन टैक्स में भी परिवर्तन किए गए हैं, कल हमने समझाया था। ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स हो गया, हमारा प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इस तरह के, या बेनिफिट टैक्स हो गया, इस तरह के जो टैक्सेज हैं हमारे डायरेक्ट टैक्स आते हैं, जिनको किसी दूसरे पे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, जो आपको ही पे करने हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू में अगर हम बात करें तो जैसे मान लेते हैं गवर्नमेंट की फीस हुई, ठीक है, फीस हुई, या चालान हुआ किसी तरह का, जैसे आप गाड़ी वाड़ी का चालान होता है, जुर्माना हुआ, ठीक है, किसी भी तरह का जुर्माना आपके ऊपर लगाया गया, और भी बहुत तरह के सोर्सेज हैं, सब डिस्कस करेंगे। तो ये सब जो पैसे होते हैं गवर्नमेंट के पास आते हैं, इनको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। तो अब यहाँ पर जो बात चल रही है रेवेन्यू रिसीट्स की बात चल रही है, तो दो तरीके देखो, इसमें देखो एक शब्द लिखा हुआ है कि रेवेन्यू रिसीट्स, टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स की इसमें बात की गई है, और वो भी नेट टू द सेंटर। नेट टू द सेंटर का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे जो टैक्स सेंटर के पास जाता है, उसमें जो राज्यों का भाग होता है उसको माइनस करने के बाद जो सेंटर को नेट टैक्स मिल रहा होता है, उसकी बात यहाँ पे की गई है। क्योंकि टोटल जो टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट के पास जाता है उसमें एक राज्यों का शेयर होता है, तो राज्यों का शेयर माइनस करने के बाद उनको ट्रांसफर क्योंकि वो करना पड़ता है, उसके बाद गवर्नमेंट के पास जो टैक्स रेवेन्यू बचता है उसकी बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास जो टोटल रिसीट्स कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन आया है, ठीक है, टैक्स कलेक्शन की बात हो रही है, वो जो बजट 2023 का था उसमें एस्टिमेट किया गया था कि 26.32 लाख करोड़ का आएगा, मतलब 26,32,281 करोड़ का आएगा। लेकिन बाद में जब उसमें रिवाइज हुआ तो पता चला कि थोड़ा सा हमारे पास कलेक्शन ज्यादा आ गया है, कितना, 26,99,713 करोड़ का कलेक्शन। प्रोविजनल अनुमान बाद में आए, जो प्रोविजनल अनुमान है संशोधित होंगे, इसलिए हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं। बाकी इस बार के बजट में ये अनुमान लगाया गया है कि इस बार जो हमारे पास रेवेन्यू रिसीट्स आएंगी वो लगभग में 31.29 लाख करोड़ की रिसीट्स आएंगी। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारे पास टैक्स कलेक्शन, हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से टैक्स कलेक्शन और नॉन टैक्स कलेक्शन मिला के इसके बाद में ज्यादा पैसे में बढ़ोतरी होने वाली है, ये सब बढ़ने वाला है। मतलब 31.29 लाख करोड़ की रिसीट्स का अनुमान है टैक्स रिसीट्स का। और नॉन टैक्स रिसीट्स में ये अनुमान गवर्नमेंट में ने लगाया है कि हमारे पास 5,45,701 करोड़ की रिसीट्स आएंगी। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 3+2+3 को, तो ये आपका 1 आ जाएगा। ये क्या है, ये 2+3 है। ठीक है, देखिए 25,83,499 और 5,45,701, इनको जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 31,29,200 करोड़। ठीक है, समझ में आया आपको, ये वाला पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि जो राजस्व प्राप्तियां हैं ये 2+3, ये कुल केंद्र को कितनी टैक्स और नॉन टैक्स से जो पैसा है उसको जोड़ दिया तो राजस्व प्राप्तियां होंगी। अब देखो पूंजीगत प्राप्तियां, गवर्नमेंट के पास पूंजीगत, देखो पूंजीगत प्राप्तियां कैसी होती है, देखो जैसे मैंने बताया आपको राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां होती हैं जिससे गवर्नमेंट की ना तो कोई एसेट का रिडक्शन हो रहा होता है कि कोई गवर्नमेंट की एसेट कम हो रही हो, ये भी नहीं हो रहा होता है, और गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट हो, ये भी नहीं हो रहा होता है। ठीक है,
क्योंकि देखो अब जैसे सरकार ने टैक्स लिया, तो टैक्स कलेक्ट किया, तो क्या गवर्नमेंट की कोई एसेट थोड़े कम हो गई? नहीं हुई ना। या गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी थोड़े क्रिएट हो गई कि कल को आप मांगो, लो हमने टैक्स दिया था हमको वापस दो। ऐसा तो नहीं हो सकता, गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी नहीं है। तो यही एक कारण है कि इसको जो है रेवेन्यू रिसीट्स में रखा जाता है। लेकिन जब हम कैपिटल रिसीट्स की बात कर रहे होते हैं, तो कैपिटल रिसीट्स ऐसी रिसीट्स होती हैं कि आपके पास पैसा तो आ रहा है, लेकिन या फिर आपका असेट कम हो रहा है और या फिर आपके ऊपर लाइबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, कैपिटल रिसीट्स में क्या होता है कि या फिर आपकी असेट जो है असेट कम हो रही होती है और या फिर आपकी जो लाइबिलिटी है वो बढ़ रही होती है। क्योंकि अब देखो यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे देखो ऋण जो होते हैं, लोन क्या होते हैं, एसेट होते हैं। जैसे बैंक आपको लोन देता है, तो आप बैंक की एसेट होती है, बैंक की वो एसेट है, आपके लिए वो लाइबिलिटी है। तो उसी तरह जो लोन होते हैं वो सरकार की, जो सरकार ने लोन दे रखे होते हैं, लोन सरकार की एसेट होती है। तो जब सरकार ने क्या किया, ऋणों की वसूली कर ली, मतलब रिकवरी ऑफ लोन कर ली, तो रिकवरी ऑफ लोन कर लिया, तो ये पूंजीगत प्राप्तियों में जरूर आएगा। ठीक है, कमेंट में बताइए कौन सी पूंजीगत प्राप्तियों में आएगा, एनडीसीआर में आएगा या डीसीआर में आएगा, बताइए। अब देखिए, अब ऋणों की वसूली गवर्नमेंट ने कर ली, तो गवर्नमेंट की एसेट तो कम हो गई ना, तो एसेट में रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये पूंजीगत प्राप्तियों में आएंगी। तो ऐसे ऋणों की वसूली करके सरकार का अनुमान है कि इस बार लगभग में हम क्या करेंगे, हम 28,000 करोड़ की वसूली कर पाएंगे ऋणों की। ठीक है, पिछले बार जो था वो अनुमान लगाया था 23,000 करोड़ की, लेकिन उम्मीद से ज्यादा 26,000 करोड़ की हुई। बाद में प्रोविजनल अनुमान आया कि 27,000 करोड़ की हो सकती है। इस बार अनुमान है कि हम 28,000 करोड़ की जो है रिकवरी ऑफ लोन करेंगे। ठीक, एक मिनट। हाँ, अब देखिए दूसरी चीज, जो अन्य प्राप्तियां हैं, जो अदर बेसिकली लाइबिलिटी गवर्नमेंट के पास होती हैं। ठीक है, वहां से गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है, अदर लाइबिलिटी से जो पैसा आ रहा है वो कितना आ रहा है, आएगा, उम्मीद है कि 50,000 करोड़ का पैसा आएगा। पिछली बार कितना था, पिछली बार गवर्नमेंट ने अनुमान लगाया था जो बजट एस्टीमेट में कि 61,000 करोड़ का जो है अदर लाइबिलिटी से पैसा आएगा, लेकिन अदर लाइबिलिटी से गवर्नमेंट को 30,000 करोड़ का के आसपास में ही रिवाइज एस्टीमेट में बताया गया था, मतलब कम लेना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि और जो उधार और अन्य देयताएं हैं, जैसे गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग करती है या जो अदर लाइबिलिटी से पैसा उठा लेती है, अदर लाइबिलिटी अभी मैंने समझाया था। ठीक है, तो वहां से क्या होता है कि वहां से गवर्नमेंट का अनुमान है कि हमारे पास लगभग में 16,13,312 करोड़ के आसपास में आएगा। तो इन तीनों को जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 5 + 6 + 7, ये आपका क्या आ गया, पूंजी प्राप्तियां आ गई। टोटल पूंजी प्राप्तियां कितनी होने की उम्मीद है, 16,91,312 करोड़ की। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक, तो इसको समझिएगा। अब आगे आइए, आगे बहुत ध्यान से। अब कुल प्राप्तियां, देखो कुल प्राप्तियों का मतलब समझ रहे हैं कि जो हमने आपको रेवेन्यू रिसीट्स पढ़ाई और प्लस आपको कैपिटल रिसीट्स पढ़ाई, 1 + 4, मतलब ये आपकी पूंजीगत प्राप्तियां हो गई। ठीक है, और पूंजीगत प्राप्तियों के अलावा ऊपर वाला ये जो है 1, राजस्व प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों को जोड़ दो तो आपके पास आ जाएंगी कुल प्राप्तियां। 1 + 4 को जोड़ दीजिए तो आपके पास टोटल गवर्नमेंट की उम्मीद है कि हमारे पास 48,20,512 करोड़ की क्या होंगी, प्राप्तियां होंगी। ठीक है, अब देखो बजट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको समझाया, बजट का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल इनकम, तभी बजट को संतुलित किया जाएगा। तो ये तो गवर्नमेंट ने दिखाया हमारे पास टोटल इनकम आई, लेकिन टोटल इनकम आई नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये जो कैपिटल वाली रिसीप्ट्स हैं इसमें देखो ये जो उधार और अन्य देयताएं हैं, तो ये उधार और अन्य देयताओं से बजट को संतुलित किया है। मतलब लगभग में 16,13,312 करोड़ की गवर्नमेंट ने क्या किया, उधारी ली है। ठीक है, तो ये जो उधारी है, इस उधारी से उसने बजट को संतुलित करने की कोशिश की है। ठीक, तो इसीलिए देखो यहाँ पर टोटल बे गवर्नमेंट का आप देखो ये भी 48,20,512 करोड़ है और टोटल रिसीट्स भी गवर्नमेंट की 48,20,512 करोड़ है। इसका मतलब है कि बजट संतुलित है। ठीक है, मतलब हमारे पास बजट घाटा नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने जो हमारे पास खर्चे कम पड़ रहे थे उनको हमने उधारी से पूरा कर दिया, और यही जो उधारी है यही आपकी फिस्कल डेफिसिट है। इसी को फिस्कल डेफिसिट में कि गवर्नमेंट को अपने बजट को संतुलित करने के लिए कितना उधार लेना पड़ा है, वही हमारा फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है। ध्यान देना इस चीज को। ठीक है, तो जब 10 + 3 को हमने ऐड किया तो टोटल एक्सपेंडिचर आ गए हमारे। ठीक है, कैसे, आइए 10 + 13 पहले पढ़ तो लेते हैं, तब देखते हैं कि हाँ ये क्या है। देखो टोटल बे गवर्नमेंट का कितना है, 48,20,512 करोड़।
इतने का ही बजट गवर्नमेंट का, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल बजट। भाई जितना एक्सपेंडिचर उतना खर्चा, जितना एक्सपेंडिचर उतनी आय। ठीक है, रिसीव्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर दिखा दिया, कितने का, 48,20,512 करोड़ का। और यही गवर्नमेंट का बजट हो गया। तो इस बार का जो बजट है वो 48,20,512 करोड़ का है। अब देखो, अब गवर्नमेंट के खर्चे कहाँ गए हैं, देखो राजस्व खाते पे। राजस्व खाते पर समझ रहे हो, जैसे सैलरी देने पे खर्चा, ठीक है, सैलरी देने पे खर्चा, क्योंकि ऐसे खर्चे जिनसे आपकी क्या होती है, ना तो कोई असेट क्रिएट हो रही होती है, ना तो आपकी कोई लाइबिलिटी कम हो रही होती है, उनको हम राजस्व खर्चे कहते हैं। तो राजस्व खाते पर क्या खर्चे हुए हैं, देखो लगभग में गवर्नमेंट की उम्मीद है कि पिछली बार जो खर्चे थे हमारे, वो जहां पे हमने बजट में अनुमान लगाया गया था कि 35 लाख करोड़ के हैं, बाद में वो खर्च बढ़े थे। ठीक है, बढ़े क्या थे, बल्कि हाँ यहाँ पे एस्टीमेट में दिखाया गया बढ़े हैं, लेकिन प्रोविजनल में फिर से देखो बढ़े हुए खर्चे आपके दिखाए गए। ठीक है, थोड़ा सा खर्चों में बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है। लेकिन इस बार क्या किया गया है, इस बार उसमें अनुमान लगाया गया है कि खर्च हमारा और बढ़ेगा और 37 लाख करोड़ का जाएगा। ठीक है, तो राजस्व खाते पर होने वाले खर्च को भी सरकार ने बढ़ाया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार सब्सिडी या अदर चीजों से, जैसे जो है पीएम सूर्य घर योजना के लिए भी उसने जो है बहुत सारी सब्सिडी अनाउंस कर दी है। तो इस तरह से आप देखेंगे सब्सिडी भी गवर्नमेंट की बढ़ी है और भी खर्चे रेवेन्यू बढ़ेंगे। तो ये 37 लाख करोड़ के आसपास में आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने दिखाया है। ब्याज भुगतान पे गवर्नमेंट ने जो पहले के लोन गवर्नमेंट ने ले रखे हैं उन पे कितना खर्चा किया है, उस पे गवर्नमेंट ने 11,62,000 करोड़ का खर्चा होने की उम्मीद इस बार जताई है। और यही पिछली बार इंटरेस्ट पेमेंट की जो उम्मीद थी वो कितनी थी, 10.79 लाख करोड़ की लगभग में। ठीक है, इस बार ये भी इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर जैसे जैसे उधारी बढ़ती है वैसे वैसे उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ता है। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, मतलब राज्यों को ग्रांट्स दी जाती हैं, वही जो मैं कैपिटल ग्रांट्स की बात किया था। अभी इसको ध्यान रखिएगा, अभी इनको हम दिखाएंगे कि कैसे माइनस किया गया है। ठीक है, तो इसकी पिछली बजट में अनुमान लगाया गया था कि हमको राज्यों को 36,99,000 सॉरी 3,69,988 करोड़ का कैपिटल ग्रांट्स देना है। इस बार का जो है 3,90,778 करोड़ का कैपिटल ग्रांट्स का अनुमान लगाया गया है, जो ज्यादा अंतर नहीं है इसमें। ठीक है, अब ये जो कैपिटल ग्रांट्स है ये राज्यों को इस शर्त पर दिया जाता है कि भैया आप अपने यहाँ पे क्या करोगे, आप अपने यहाँ पे कैपिटल का क्रिएशन करोगे। तो इसी यही एक वजह है कि जब हम इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर निकालते हैं तो हम इस कैपिटल एक्सपेंडिचर में इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारा इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर निकल आता है। देखो अभी यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे देखना, अब पूंजी, ये तो किसका आ गया, ये 9 किसका आ गया, ये 9 हमारा आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, 9 हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम इसको ऐड करते हैं, जब हम नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर रहे होते हैं तब इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा जो है ग्रांट्स है। लेकिन जब हम इफेक्टिव निकाल रहे होते हैं तब हम इसको जरूर माइनस करते हैं, जोड़ते हैं, ध्यान देना। ऐसे ये सामान्य तौर पर इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि सरकार राज्यों को ग्रांट्स दे रही है, एड दे रही है। ठीक है, उससे उसको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, ना तो उसकी एसेट जो है किसी तरह से जो है क्रिएट हो रही है, ना तो उसकी कोई लाइबिलिटी कम हो रही है, ये लाइबिलिटी थी भी नहीं। तो इसी वजह से इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट के द्वारा रखा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पूंजी खाते पर। देखो पूंजी खाते पर गवर्नमेंट का जो खर्चा आया है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, इस बार का 11,11,111 करोड़ का अनुमान लगाया गया है कि गवर्नमेंट खर्चा करेगी। पिछली बार का मैंने बताया था प्रोविजनल अनुमान आए थे वो 9.48 लाख करोड़ के थे, लगभग में 16.69% के आसपास में इसमें बढ़ोतरी देखी गई है इस बार। ठीक है, पूंजी खाते पर। तो अब हम ये देखते हैं कि आखिरकार ये जो 11,11,000 करोड़ आया है, तो अब देखो पूंजी खाते पर जो खर्चा है वो हमारा दिखा रहा है 11,11,000 करोड़, लेकिन जब हम प्रभावी पूंजी खाते पर बात कर रहे होते हैं तो ये बढ़ जाता है, ये खर्चा कितना हो जाता है, 15 लाख करोड़। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये वाली जो 12 थी ना, ये कैपिटल ग्रांट्स, इनको पूंजीगत वे में जोड़ दिया गया, तो ये हमारा बढ़ गया। 12 और प्लस 13 इन दोनों को जोड़ दिया गया, देखो 12 प्लस 13। यही मैं बता रहा हूं कि जब हम प्रभावी पूंजी बे निकालेंगे तो प्रभावी पूंजी बे निकालने के लिए हम जो कैपिटल ग्रांट्स हैं उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐड कर देंगे, तो हमारा पता चल जाएगा एक्चुअल में हमारा इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना रहा है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा, इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा 11.11 लाख करोड़ है, लेकिन इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा
लाख करोड़ का है। इसको ध्यान देना। क्वेश्चन पूछा गया है आपका इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर से भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर से, तो ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अब हम बात करते हैं आखिरकार राजस्व घाटा कितना हुआ है। देखो बहुत ही सिंपल है कि जितना हमारा राजस्व एक्सपेंडिचर है उसमें से हम राजस्व जो हमारा रिसीट्स है उनको हम माइनस कर देंगे। अभी हमने आपको पढ़ाया है कि जो राजस्व घाटा है वो क्या है। राजस्व देखो रेवेन्यू रिसीट्स हमने सबसे 1 नंबर पे पढ़ी है। देखो यहाँ पर ये हमने लिखी है कि रेवेन्यू रिसीट्स हमारे पास 31.29 लाख करोड़ की रेवेन्यू रिसीट्स आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर जब राजस्व घाटे की हम बात करते हैं और राजस्व खर्चा हमने यहाँ पे देख लिया कि राजस्व खर्चा हमारा कितना है 37 लाख करोड़ का, और जबकि राजस्व रिसीप्ट हमारी है 31.29 लाख करोड़ की। तो अब इसमें से हम उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो जब माइनस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 10-1। देखिए ये हमारा मतलब लगभग में रेवेन्यू डेफिसिट हमारा कितना इस बार 5,80,201 करोड़ के आसपास रहने का अनुमान है। पिछली बार ज्यादा था, पिछली बार जो बजट में अनुमान लगाया गया था वो 2.9% का, और इस बार मतलब रेवेन्यू डेफिसिट काफी कम होके 1.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट काफी कम हो रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट 1.8% के आसपास रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि पिछली बार ये 2.9% था। ठीक, अब इसी तरह से हम जब प्रभावी राजस्व घाटे की बात कर रहे होते हैं तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का। हमने क्या बताया था कि जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट होता है उस रेवेन्यू डेफिसिट में हम कैपिटल ग्रांट्स को माइनस कर देते हैं। तो ये जो कैपिटल ग्रांट्स हमारी है कितनी 3,90,778 करोड़ की, इनको हम रेवेन्यू डेफिसिट से माइनस कर देंगे। और हमारे पास जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल में सबसे बड़ा भाग रेवेन्यू डेफिसिट में किसका था, हमारे पास कैपिटल ग्रांट्स का था। वो माइनस हो गया तो हमारे पास सिर्फ 1,89,423 करोड़ की जो है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बचा, जो केवल 0.6% दिखाता है कि हमारे पास टोटल खर्चे का केवल 0.6% रेवेन्यू डेफिसिट है। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट 0.6%, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की मैं बात कर रहा हूं। तो अब दो चीजें आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है ये अनुमान लगाया गया है 1.8% का, और जो हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है इसका 0.6% का अनुमान लगाया गया है। ठीक, अब देखो अब प्रभावी राजस्व घाटे तक आप पूरा पढ़ चुके। अब देखिए राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे में हमने क्या कहा है, हमने आपको पढ़ाया है कि हम लोग क्या करेंगे। पहली चीज जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर में से हम सिर्फ उन्हीं प्राप्तियों को माइनस करके देखेंगे जिन जो हमारे ऊपर डेट क्रिएट नहीं कर रही होती हैं, मतलब एनडीआर नॉन डेट रिसीट्स को हम माइनस करेंगे। अब देखो सबसे पहले हमें देखना है कि 9, देखो 9 नंबर पे हमारे टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है जो है 48,20,000 करोड़ का, 48.20 लाख करोड़ का दिया है। लेकिन साथ ही देखो हमने इसमें माइनस किया है क्या क्या 1 + 5 + 6। देखो 1 मतलब रेवेन्यू रिसीट्स हमारी हो गई, रेवेन्यू रिसीट्स हमारे ऊपर कोई डेट तो क्रिएट करती नहीं होती है। और जो 5 है देखो रिकवरी ऑफ लोन, लोन हमारा था, हमने तुमको दिया हुआ था। अब जैसे आप हो, आपको हमने लोन दिया हुआ, आपसे वसूल लेंगे तो क्या हमारे कोई ऐसा थोड़ा है कि हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, कोई डेट क्रिएट हो गया, हमारा लोन था हमने वसूल लिया, तो इसको शामिल कर लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो। और प्लस इसमें से क्या करेंगे दूसरा 1 + 5 और +6 को हम शामिल करेंगे। 6 क्या है, अन्य प्राप्तियां जो है रिसीव्ड हुई हैं उनको शामिल कर लेंगे। तो इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा राजकोषीय घाटा आ जाएगा। और राजकोषीय घाटा जो पिछली बार हमारा टारगेट रखा गया था वो 5.9% का रखा गया था, बाद में हमारा और कम निकला। ठीक है, 5.6% के आसपास उम्मीद रखी गई। इस बार का हमारा टारगेट है कि लक्ष्य ये है कि 4.9% का हमारा फिजिकल डेफिसिट रहेगा। इसको याद रखिएगा बजट में 4.9% का। ठीक है, क्या पिछली बार क्या टारगेट था, क्या आया और इस बार क्या रहेगा। देखो इन सब पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखो मुझे पता है कि ये कैलकुलेशन है, तो जिनको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छी बात है, ना समझ में आई हो आप 2 बार क्लास को देखो, क्योंकि इसमें मैंने सबके फॉर्मूलेज भी आपको बताए हैं, कैसे कैलकुलेट किया गया है सब बताया है। पूरा बजट को मैं बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसी कारण से। ठीक है, और भी आगे बहुत कुछ है। आप देखो प्राइमरी डेफिसिट मैंने क्या बताया था कि जब हमें प्राइमरी डेफिसिट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, फिजिकल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं।
यही मैंने आपको बताया था। अब देखो यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट हमारा कितना है, 11,62,940 करोड़, जो हमने लोन ले रखा होता है उस पे हम दे रहे होते हैं। तो हमारा प्राइमरी डिफिसिट इस साल का निकालना है, तो 17 मतलब राजकोषीय घाटे से हम इसको माइनस कर देंगे और हमारा निकल आएगा कि जो प्राइमरी डिफिसिट हमारा कितना है वो 4,50,372 करोड़ का, मतलब लगभग 1.4 लाख करोड़ का। यकीन मानिए, जिस तरह से एक एक पॉइंट मैं आपको समझा के फॉर्मूले के साथ कि हाउ इट इज कैलकुलेटेड समझा रहा हूं, कोई समझाएगा नहीं। थोड़ा सा अगर बोरियत वाली भी क्लास लगे आपको तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि और कई बार देखिएगा, क्योंकि ये सारा ये सब डेटा है, ये फैक्चुअल डेटा है। वैसे भी आप लोगों को डेटा पढ़ने की बहुत अच्छी आदत पड़ी हुई है, रटने की भी आदत पड़ी हुई है, तो इस वजह से समझिए मैं रटा नहीं रहा हूं कि आप देखो राजस्व घाटा 1.8%, राजस्व घाटा 1.8% का टारगेट, राजस्व घाटा 1.8% का टारगेट, फिजिकल डेफिसिट जो है 4.9% का टारगेट, रटने के लिए नहीं, मैं पूरा बाकायदा आपको समझा रहा हूं कि कैसे इसको कैलकुलेट किया गया है और कैसे इतना आया है। इसी बहाने आपके जो है अगर राजस्व स्टेटमेंट भी बन के कोई आ जाते हैं राजस्व घाटे से, प्रभावी राजस्व घाटे से, या मतलब प्रभावी पूंजी बेस से, किसी से भी ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, तो आप कम से कम उनको सॉल्व कर पाओगे, इसको ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं जीडीपी की, तो बजट में जो 2024-25 का बजट है उसके लिए जो रेगुलर जीडीपी की बात करें वो लगभग में 3,26,000, ठीक है, 326 लाख करोड़, ठीक है, 326 लाख करोड़ का अनुमान लगाया गया है, ठीक है, जीडीपी का, ठीक है। पिछली बार 295 लाख करोड़ का अनुमान था, ठीक है। तो आइए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे आप देखिएगा, अब क्लास बस यहीं तक बहुत टफ थी, आगे बहुत आसान हो जाएगी। देखो अब आप देखिए रुपया कहां से आया है इस बजट में, इस बजट में रुपया आया कहां से है, इसको देख लीजिए आप, देखिए। हम्म, ये देखिएगा, देखो जो उधार और अन्य देताओं से लगभग में 27% के आसपास पैसा आया है, ठीक है, मतलब जो बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज है, ठीक है, जिनको हम क्या करते हैं जब फिजिकल डेफिसिट में शामिल नहीं करते हैं, जब फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं, याद है। कारपोरेशन टैक्स जो कंपनियों से टैक्स, उसमें लगभग में 17 पैसा, 17% के आसपास में पैसा आया है, ठीक है। टोटल का परसेंटेज, टोटल जो गवर्नमेंट के पास रिसीट्स हैं उनमें से कितना परसेंट कहां से आया है उसकी बात की जा रही है। तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के पास क्या है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी। इसके बारे में देखो 1% के आसपास एनडीसीआर से आया है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट से। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स का मतलब समझ रहे हैं कि रिकवरी ऑफ लोन और प्लस डिस इन्वेस्टमेंट और कुछ अदर रिसीट्स, मतलब विनिमेश, अपनी प्रॉपर्टीज बेचने से, एसेट बेचने से और रिकवरी ऑफ लोन से जो पैसा आया है वो केवल 1% आया है। और ध्यान देना नॉन टैक्स रिसीट जैसे फीस हो गया, जुर्माना हो गया एंड बहुत सारी चीजें, वहां से लगभग 9% के आसपास पैसा आया है। इनकम टैक्स से 19%, ठीक है, इनकम टैक्स से 19%। अगर मैं इनको हटा दूं बोरोइंग्स और अदर लाइबिलिटीज को, तो आप देखिए सबसे ज्यादा पैसा इनकम टैक्स से आया है, ठीक है, देख रहे हैं आप। देखिए आपका जो है जो सीमा शुल्क कस्टम से लगभग 4% का आया है, जो आपका सेंट्रल यूनियन एक्साइज ड्यूटी है वहां से लगभग 5% का आसपास में, जो आपका जीएसटी एंड अदर टैक्सेस है वहां से लगभग 18%। तो यहाँ भी अगर आप परसेंटेज वाइज देखते हैं तो इनकम टैक्स ऊपर है, देख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा ये, क्योंकि इससे क्वेश्चन बना है कि गवर्नमेंट के पास पैसा सबसे ज्यादा कहां से आया है, इनकम टैक्स से आया है, ठीक है, जीएसटी से आया है, या मतलब कहां से आया है, तो इसका इस पे क्वेश्चन बनाया जा चुका है पहले प्रीलिम्स में आपके, तो इसलिए जवाब जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गया कि पैसा आया कहां से है। अब सवाल ये उठता है, ये जो देखो 48,20,000 करोड़ आया कहां से और 48,20,000 करोड़ गया कहां, बस इसको देख लीजिए, ठीक है, कि आखिरकार गया भी तो कहां, ये भी पता होना चाहिए ना, कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें लगभग में 8% के आसपास खर्चा हुआ है, और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, देखो इन दोनों में फर्क होता है। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होते हैं उस पर पूरा खर्चा कौन करता है, केंद्र सरकार करती है, और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं उसको केंद्र सरकार की योजनाएं जरूर होती हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर उसके खर्चे से करते हैं, मिलकर खर्चा करते हैं। इसीलिए जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उनका टोटल खर्चा लगभग 16% गवर्नमेंट उठाती है, और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसमें गवर्नमेंट का 8% के आसपास खर्चा हो रहा है। देखो ब्याज अदायगी, जब गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी ले रखी है, तो भाई ब्याज अदायगी भी सबसे ज्यादा रहेगी लगभग 19% के आसपास में, देख रहे हैं आप, ठीक है।
और इसके अलावा जो रक्षा है, डिफेंस में 8% के आसपास का बजट गया है, सब्सिडी पे 6% के आसपास, फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी ट्रांसफर करने के लिए उस पे लगभग 9% के आसपास खर्चा हुआ है, और करों और शुल्कों में जो राज्यों को ट्रांसफर किया गया है, देखो ये सब फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से ही देखा जाए तो आएगा, क्योंकि ये भी उसी के रिकमेंडेशन से होता है, लगभग 21 पैसे के आसपास। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कहां से कितना पैसा आया है और कहां सरकार ने खर्चा किया है। अच्छा देखो, यही है कि देखो बजट क्या होता है, बजट में सरकार अपना हिसाब किताब देती है जनता के सामने कि भैया देखो इतना पैसा हमारे पास आया है और उस पैसे को हम यहाँ यहाँ पर खर्चा कर रहे हैं, इतना पैसा आया था, इतने पैसे को हमने यहाँ यहाँ पे खर्चा किया है और आगे इतना पैसा जो आएगा उसको हम यहाँ यहाँ पर खर्चा करेंगे, क्योंकि शासन किसका है, जनता का है। अभी आपके यहाँ पे, आप किसी के यहाँ जॉब करोगे, किसी दुकान पे जाके जॉब करोगे, किसी शॉप पे, किसी शोरूम में, तो शाम को जब मालिक आएगा तो आप उसको हिसाब दोगे कि नहीं दोगे कि यहाँ से इतना आया है, इसको हमने इतना दिया है। उसी तरह से सरकार जो है बजट प्रेजेंट करती है तो पब्लिक को क्या करती है, हिसाब किताब देती है कि हमारे पास टोटल इतनी इनकम आई है, उस टोटल इतनी इनकम का हमने इतना इतना यहाँ यहाँ जगह पर खर्चा किया है। ठीक है, अब देखिए, अब जो मैंने अभी समझा दिया कैलकुलेट करने के लिए, अब यहाँ पर एक उसका सार के रूप में दिया हुआ है कि जैसे जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट का जो हमारा पिछली बार अनुमान था वो 5.9% का था और इस बार का अनुमान हमारा 4.9% का टारगेट है। ठीक है, और जो राजस्व घाटा है इसको भी आप ध्यान दीजिए, वहां तो हमने कैलकुलेट करना बताया है, यहाँ पर ऐसे देख लीजिए, राजस्व घाटा जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है वो हमने 2.9% का पिछली बार टारगेट रखा था, लेकिन रहा कितना, लगभग 28% और प्रोविजनल में 26%। इस बार हमारा टारगेट 1.8% है। जब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात आती है तो जो हमारा 1.7% का एस्टीमेट पिछली बार था, इस बार हमारा टारगेट है कि हम 0.6% इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट लेकर आएंगे। जो हमारा प्राइमरी डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट जो पिछली बार 2.3% का टारगेट था, इस बार हम 1.4%। देखो ये वाली जो लाइन है वो बजट एस्टीमेट की है, बजट एस्टीमेट 2023-24। ठीक है, और जो ये वाली लाइन है ये आपकी बजट एस्टीमेट की है, ये किसकी, 2024-25। ठीक है, इसी वजह से मैं इसको यहाँ पे शामिल कर रहा हूं। ठीक है, 2024-25 की। दो 2024-25। ठीक है, तो अब उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो, अभी मैंने समझाया था कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, अभी मैंने क्या समझाया था आपको, अभी मैंने आपको समझाया था कि राजस्व घाटा क्या होता है, याद है या भूल गए, बताइए। एक मिनट दीजिएगा बस, एक मिनट, हाँ अभी बताइए, आवाज क्लियर आ रही सभी को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है आवाज क्लियर आने में, सब क्लियर, बढ़िया, मस्त। तो आइए देखते हैं। देखो, अभी मैंने आपको समझाया था कि जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, जो बजट लाती है, फिर से एक बार ध्यान देना तभी इसको समझ पाएंगे। तो उसमें गवर्नमेंट की जो रिसीट्स होती हैं और एक्सपेंडिचर होते हैं, मतलब रिसीट्स मतलब हो गया क्रेडिट और एक्सपेंडिचर मतलब हो गया डेबिट। तो क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जैसे गवर्नमेंट के पास रिसीप्ट आई है 100 रुपए की और खर्चा गवर्नमेंट के पास हुआ है 150 रुपए का, तो गवर्नमेंट ये दिखाती है कि भैया 50 रुपया हमने किसी और से कहीं दूसरी जगह से उधारी उठा के इसके बाद में हमने खर्चा किया है, और इस तरह से डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो जाता है। तो ये जो 50 रुपया होता है यही होता है फिजिकल डेफिसिट, कि गवर्नमेंट को बजट को संतुलित करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ा है, कितनी उधारी लेनी पड़ी है। तो अब ये जो 50 रुपए की उधारी है, देखो 50 रुपया मत समझना, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये फिजिकल डेफिसिट के लिए गवर्नमेंट ने ये उधारी बजट को संतुलित करने के लिए कहां कहां से उधारी उठाई है, इसको हम देखेंगे कि राजकोषीय घाटे के स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, इसको आइए देखते हैं कहां कहां से पैसा उठाया है गवर्नमेंट ने। देखो, जो मार्केट बोरोइंग है, मार्केट बोरोइंग गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि जो हमारे पास 48,20,000 करोड़ का खर्चा है, ठीक है, उस खर्चे में से हम जो है खर्चे को पूरा करने के लिए हम मार्केट से बोरोइंग लेंगे लगभग 11,63,000 करोड़ की। ठीक है, और जो हमारे पास कुछ ट्रेजरी बिल के माध्यम से उधार पड़ा हुआ है, देखो ये सब गवर्नमेंट की लाइबिलिटी ही है, क्योंकि आप ट्रेजरी बिल खरीदोगे या आप जो सेविंग अकाउंट में पैसा रखोगे, आप पीएफ में रखोगे, आप छोटी छोटी बचतों में पैसा रखोगे, ठीक है, आप अपने पीएफ किसी या तो ये सब क्या है, ये सब आपका पैसा है, तो गवर्नमेंट के ऊपर आने वाली लाइबिलिटी ही तो है, जब आप मांगोगे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो इस वजह से इनको जो है
गवर्नमेंट की लाइबिलिटी माना जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट के पास लाइबिलिटी थी, हम लोगों का पैसा हुआ था, पड़ा हुआ था, वो गवर्नमेंट यहाँ खर्चा कर लेती है। ठीक है, तो बाजार से उधारी से गवर्नमेंट ने लगभग 11,63,000 करोड़ का लेगा, ऐसा सोचा गया है। पिछली बार यही अनुमान था कि 11,80,000 करोड़ का, मतलब इस बार बाजार उधारी का अनुमान कम किया गया है। और जो ट्रेजरी बिल के माध्यम से जो पिछली बार 50,000 करोड़ का अनुमान लगाया था, इस बार उसको माइनस कर दिया गया, मतलब -50,000 करोड़ है उल्टा ही। ठीक है, अब ये सब क्यों हो रहा है, आपको याद रखिए, याद होगा कि आरबीआई ने इस बार सरप्लस ट्रांसफर किया है गवर्नमेंट को, तो इस वजह से गवर्नमेंट को कम उधारी की आवश्यकता होगी। कितने कितने लाख करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर किया है, जरा कमेंट में आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैंने इस पे पूरी क्लास लेके आपको समझाया हुआ है। ठीक है, और जो अल्प बचते हैं, जो अल्प बचतों के माध्यम से पैसा पड़ा हुआ था, वहां से 4,20,000 करोड़ का पैसा गवर्नमेंट उठा लेगी। क्या हम जो है फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस करेंगे। साथ ही जो राज्य की भविष्य निधियां हैं, जो प्रोविडेंट फंड है, उसमें जो पैसा पड़ा हुआ है, जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी थी, वहां से 5,000 करोड़ गवर्नमेंट उठा के खर्चा कर लेगी। और जो अन्य प्राप्तियां हैं, जैसे आंतरिक ऋण और लोक लेखा निधि से, यहाँ पे गवर्नमेंट खर्चा नहीं कर रही है, बल्कि उल्टा ही माइनस में रख रही है उसको। ठीक है, खर्चा नहीं कर रही है गवर्नमेंट यहाँ से। ठीक है, ये पॉजिटिव चीज है। यहाँ से गवर्नमेंट को खर्चा क्यों नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि उल्टा ही उसमें एक्सेस रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास आरबीआई से भी सरप्लस आया है, और भी गवर्नमेंट के पास, इसका मतलब पैसा है इनफ, और यहाँ से गवर्नमेंट को नहीं उठाना पड़ रहा है। जबकि पिछली बार यहाँ से भी गवर्नमेंट ने 54,000 करोड़ के आसपास का पैसा उठाया था। जो विदेशी ऋण है, देखो एक्सटर्नल डेट पे गवर्नमेंट के क्या फर्क पड़ रहा है। पिछली बार एक्सटर्नल डेट गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 22,000 करोड़ का लेंगे, और धीरे धीरे लिया कितना था, 24,000 करोड़ का। फिर जब प्रोविजनल आते हैं तो पता चलता है एक्चुअल में पता चलता है कि 55,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने लोन लिया हुआ था एक्सटर्नल। इस बार उम्मीद की है गवर्नमेंट ने कि हमें सिर्फ 15,952 करोड़ का एक्सटर्नल डेट लेना पड़ेगा। ठीक है, जो गवर्नमेंट के पास नगद शेष पहले से पड़ा होता था, उसमें से विड्रॉल कितना करेगी, तो इस बार कोई विड्रॉल नहीं कर रही है, और हमेशा लगभग नहीं करती है। ठीक है, कोई विड्रॉल नहीं कर रहा है। अब इस हिसाब से आप देखोगे तो राजकोषीय घाटे का कुल जोड़ कितना आ रहा है, 16,13,312 करोड़। यही मैंने आपको पढ़ाया था कि राजकोषीय घाटा है, 4.9% का राजकोषीय घाटा होगा गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट 16,13,312 करोड़ के आसपास में यहां से मार्केट बोरोइंग से ले रही है, और ये उसको जो है उसका राजकोषीय घाटा है। बजट को संतुलित करने के लिए गवर्नमेंट को 16,13,312 करोड़ मार्केट से उठाने पड़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। अब इस तरह से आप देखो, अब इसी राजकोषीय घाटे में से अगर हमको प्राइमरी घाटे की बात करनी होगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे, हमारा प्राइमरी घाटा निकल आएगा। ठीक है, अब देखो डेफिसिट के कुछ ट्रेंड्स हम आपको दिखा रहे हैं कि अब तक क्या रहे हैं। देखो सबसे पहले हम फिजिकल डेफिसिट के ट्रेंड को देखते हैं। देखो 2013-14 से देखिए तो ये ट्रेंड लगभग में फिजिकल डेफिसिट का घट रहा था, थोड़ा थोड़ा ही घट रहा था। बट फिर 18-19 से क्या हुआ, ये बढ़ना शुरू हुआ, और 2019-20 में एक बढ़ा, और 2020-21 में एक झम से बढ़ के 9.2% के आसपास फिजिकल डेफिसिट हमारा हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि देखो ये कोविड का दौर है भैया। देखो सारे घाटे इसमें बढ़े हुए हैं, देख रहे हो आप, सारे घाटे क्यों बढ़े हुए हैं, क्योंकि ये कोविड का दौर है। ऐसे में गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ा था, उधारी भी लेनी पड़ी थी, और खर्चे भी बहुत ज्यादा करने पड़े थे। ठीक है, तो 9.2% के बाद, लेकिन उसके बाद से गवर्नमेंट ने लगातार फिजिकल डेफिसिट में सुधार करने की कोशिश की है। ठीक है, देख रहे हैं आप, और इस बार का टारगेट है कि गवर्नमेंट 4.9% की। ठीक है, तो अगर आपके सामने एक सवाल आ जाए कि पिछले दशक में फिजिकल डेफिसिट में लगातार गिरावट हुई है, तो गलत होगा, क्योंकि पिछले दशक में लगातार नहीं हुई है। आप देखिए 2020-21 का ट्रेंड, किसी भी घाटे को लेके आ जाए, इसको ध्यान रखिएगा। जब भी इस तरह के एब्सोल्यूट सवाल आए कि मतलब लगातार पिछले डिकेड में हुआ है किसी भी चीज को लेके, तो आप कोविड-19 का टाइम याद कर लिया करो। ठीक है, इसके बाद में अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें, तो रेवेन्यू डेफिसिट में भी देखो बीच में थोड़ा सा उतार चढ़ाव चलता रहता था, लेकिन वही 19-20 और बीच में जो है 20-21 में बहुत ज्यादा बढ़ा है। लेकिन उसके बाद में गवर्नमेंट लगातार रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने की कोशिश कर रही है, इस बार 1.8% के टारगेट पे रही है। हालांकि गवर्नमेंट ने अब वो रेवेन्यू डेफिसिट को एक टारगेट नहीं रखा है। मैं आपको बता दूं कि जैसे पहले क्या होता था, जैसे जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एफआरबीएम एक्ट था, उसके तहत गवर्नमेंट को क्या किया गया था, जो है टारगेट दिया गया था रेवेन्यू डेफिसिट का। गवर्नमेंट ने रेवेन्यू डेफिसिट के टारगेट से एग्जिट कर लिया है। क्यों? डेटा जरूर जारी करती है, लेकिन इसका टारगेट गवर्नमेंट नहीं रखती है। इसको कम करने का प्रयास भी करती है, लेकिन इसको उसके टारगेट में नहीं रखती है। रीजन क्या है?
क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा करना पड़ता है, पुरानी बिल्डिंग की मरम्मत है उनके लिए करना पड़ता है, सब्सिडी देनी पड़ती है, फ्री अनाज देना पड़ता है, और इसके अलावा क्या कहते हैं, बहुत सारी पुरानी ऐसी इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, जो बेसिकली नेशनल हेरिटेज की साइट्स हैं, उन पे हमको खर्चा करना पड़ता है। और अगर हम इसका टारगेट रखेंगे तो हम उनकी मरम्मत नहीं कर पाएंगे, उनका खर्चा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर खर्चा नहीं लगा सकते, कम कंट्रोल नहीं लगा सकते। इसी वजह से हम रेवेन्यू डिफिसिट को फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट के टारगेट में नहीं रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है कि जो है रेवेन्यू डेफिसिट जो था उससे हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम कैपिटल ग्रांट्स को माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी देखो, इसमें भी आपको वही सेम हाल दिखेगा, 1.4% के आस, हाँ वो 0.6% के आसपास का आ रहा है। प्राइमरी डेफिसिट भी हमारा 1.4%। सब में आप देखिए तो एक ही ट्रेंड लगभग में दिख रहे हैं कि मतलब 2020, 21, 19, 20 में सारे घाटे बढ़े हैं हमारे, लेकिन इसके बाद से घाटे हमारे लगातार कम होते जा रहे हैं। ये सारे ट्रेंड आपको ऐसे दिख गए होंगे। ठीक है, आइए आगे देखो, घाटे के वित्त पोषण के स्रोत जो मैंने अभी समझा दिए वही हैं और कुछ नहीं है, बस ये चार्ट के माध्यम से इसको समझाया गया है, आप एक बार देख लीजिएगा। मैंने अभी बेसिकली डेफिसिट फाइनेंसिंग, सोर्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग है। ठीक है, सोर्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग की के बारे में बात की गई है कि गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज स्मॉल सेविंग से कितना डेफिसिट फाइनेंसिंग की, शॉर्ट टर्म बोरोइंग से जो ट्रेजरी बिल्स वगैरह वगैरह है उनसे कितना जो है फाइनेंसिंग किया। अभी मैंने उसको पढ़ा ही दिया आपको, इसलिए यहाँ से स्किप करते हैं, आगे आते हैं। अब देखिए आ गया रिसीप्ट्स पे। अभी तक हमने सारे चर्चे कर लिए, अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट को एक्चुअल में प्राप्तियां कहां कहां से हुई हैं भैया। ठीक है, कहां कहां से प्राप्तियां हुई हैं 2023-24 के बजट में, 2023-24 का रिवाइज्ड अनुमान और प्रोविजनल, और साथ में अभी इस बार का एस्टीमेट। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो अब यहां से दो चीजें आपको पता चलेंगी कि आखिरकार राजस्व प्राप्तियों में कहां कहां से पैसा आता है। ठीक है, किन किन चीजों को गवर्नमेंट राजस्व प्राप्तियों में शामिल करती है भैया। देखो जैसे निगम कर हो गया, निगम कर क्या है, इस पे भी गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी तो क्रिएट होती नहीं है, एसेट भी नहीं डिक्री, निगम कर हो गया। तो निगम कर से गवर्नमेंट के पास लगभग 10,20,000 करोड़ आ रहा है। इनकम टैक्स से गवर्नमेंट के पास लगभग 11,87,000 करोड़ आ रहा है। वेल्थ टैक्स अब लगभग समाप्त कर दिया गया है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। जो कस्टम ड्यूटी है, कस्टम्स है, वहां से लगभग में 2,37,000 करोड़ गवर्नमेंट के पास आ रहा है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से गवर्नमेंट के पास लगभग 3,19,000 करोड़ आ रहा है। जो सर्विस टैक्स है कोई मतलब नहीं है, लगभग में 100 करोड़ के आसपास आ रहा है। जीएसटी से लगभग में 10,61,000 करोड़ के आसपास में पैसा कलेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब इसमें इस जीएसटी में जो है आपका सीजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी कंपेंसेशन सेस, ये सभी शामिल हैं, जीएसटी कंपेंसेशन सेस को मिला के। ठीक है, देखो अब जीएसटी देखो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए बात की, अगर टैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग में यहाँ से 9,426 करोड़ और 5,000 करोड़ आपका अदर टैक्सेस से आ रहा है। इस तरह से आप देखेंगे तो गवर्नमेंट के पास टोटल कितना आ रहा है, 38,40,000 जो है टोटल रिसीट्स गवर्नमेंट के पास आ रही है। देखो अभी ध्यान से समझिएगा, ये राजस्व प्राप्तियां हैं, इफेक्टिव राजस्व प्राप्तियां नहीं है। राजस्व प्राप्तियां 38,40,000 करोड़ के आसपास में गवर्नमेंट के पास आ रही हैं, लेकिन फिर उसमें क्या हो रहा है, ठीक है, देखो गवर्नमेंट को हाँ, गवर्नमेंट को क्या किया जा रहा है, देखो राज्यों को कुछ हिस्सा ट्रांसफर किया जा रहा है 9,460 करोड़ एनडीआरएफ के माध्यम से, जो बेसिकली नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है उसके माध्यम से। ठीक है, और राज्यों का जो हिस्सा और बाकी है उसके माध्यम से, ये सब मिला के ये क्या किया जा रहा है, ये क्या किया जा रहा है, ये पैसा राज्यों को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो अब नेट केंद्र सरकार के पास राजस्व कर कितना बच रहा है, ये सब माइनस करो तो आएगा 25,83,499 करोड़। ठीक है, अब गवर्नमेंट के पास अगर मैं बात करता हूं कि आखिरकार नॉन टैक्स रिसीट्स क्या प्राप्त हुई हैं। ठीक है, नॉन टैक्स रिसीट्स की अगर मैं बात करता हूं गवर्नमेंट के पास, तो देखो ये नॉन टैक्स रिसीट्स, जैसे मैंने ब्याज प्राप्तियों से गवर्नमेंट को पैसा प्राप्त होता है नॉन टैक्स में शामिल करते हैं। जो डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट से पैसा प्राप्त होता है उसको भी हम किस में शामिल करते हैं, हम आपको नॉन टैक्स में शामिल करते हैं। फॉरेन जो एक्सटर्नल ग्रांट्स होते हैं, जो बाकी जो है संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्तियां होती हैं कुछ, इन सभी को हम शामिल कर लेते हैं कर से भिन्न, मतलब नॉन टैक्स रिसीट्स में। अब कुल रिसीट्स की अगर मैं बात करूं तो जो हमारी वन थी,
वन क्या थी, राजस्व प्राप्तियां, और फिर मतलब टैक्स टैक्स रिसीट्स जो थी, टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स दोनों को इंक्लूड कर दो आप, तो आपकी क्या आ जाएंगी, राजस्व प्राप्तियां। ये आ रही हैं आपकी 31,29,200 करोड़, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको, ठीक है, 31.29 लाख करोड़। कहाँ कहाँ से आ रही हैं, बस मैंने ये बताया आपको। फिर इसके बाद में जब पूंजी प्राप्तियों की बात की जा रही है, तो नॉन डेट रिसीट्स कैसे आती हैं, देखो मैंने आपको अभी बताया था कि रिकवरी ऑफ लोन से, वही यहाँ दिया हुआ है कि रिकवरी ऑफ लोन से कितना पैसा आ रहा है, 14,72,915 करोड़, ठीक है। तो इसको का और खा को जोड़ देंगे, ये समझ लो डिसइन्वेस्टमेंट, क्या, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जोड़ देंगे तो ये हमारी पूंजीगत प्राप्तियां कितनी आ जाएंगी, ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां हमारी ये आ गई 15,50,915 करोड़, ठीक है। ये सब चीजें आप, उम्मीद करता हूं जो ऊपर मैंने पढ़ाया है वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, वो सब आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब देखो टैक्स के रुझान का एक यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, जीडीपी के परसेंटेज के रूप में टैक्स का कलेक्शन, ठीक है। तो कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, ये सब इसमें ग्राफ में दिया गया है, आप एक बार देख लीजिएगा। देखो 2020 और 2021-22 में इसमें गिरावट हुई है क्योंकि कोविड टाइम का दौर था। बाकी सब में आप देखिए तो लगभग में एक एवरेज चलता रहा है, इधर 18-19 से लेकर 20-21 तक गिरावट हुई है। बाकी अभी इसमें सुधार चल रहा है, 11.8% का जो है इस बार का जो है जीडीपी के परसेंट के रूप में जो है, ये बेसिकली जो है उम्मीद की जा रही है कि जीडीपी के परसेंट के रूप में जो है टैक्स में रिसीप्ट होंगे, ठीक है। केंद्र की निबल प्राप्तियां, जो नेट प्राप्तियां हैं वो भी देखिए आप कंटिन्यू बढ़ रही हैं, किस तरह से जो है नॉन डेट रिसीट्स, नॉन टैक्स रिसीट्स और नेट सेंटर टैक्स, ये सभी दिया हुआ है कि किस तरह से बढ़ रहे हैं, और ये सब किस में है, लाख करोड़ में है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा आप इसको, मैं अभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देखो भारत सरकार का जो खर्चा है, खर्चे में हमने आपको बताया था जैसे सेंटर का एक्सपेंडिचर, देखो स्थापना, ये स्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है जानते हो, जैसे टोटल जो एक्सपेंडिचर मैंने पढ़ाया था, टोटल एक्सपेंडिचर में से भाई कहाँ कहाँ से खर्चा किया करती है गवर्नमेंट, कहाँ कहाँ पर करती है। देखो जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस को, जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं मतलब स्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको रनिंग करने के लिए जो खर्चे की आवश्यकता होती है, डेली डेली खर्चे जो होते हैं, उसको हम कहते हैं स्थापना व्यय, ठीक है। ये लगभग में 7,83,618 करोड़ के आसपास में जा रहा है। जो सेंटर सेक्टर स्कीम्स हैं उस पे गवर्नमेंट लगभग में 15 लाख करोड़ के आसपास में खर्चा कर रही है, और जो अदर सेंटर सेक्टर एक्सपेंडिचर है, जैसे इनमें जो है गवर्नमेंट लगभग 14,90,000 के पास, इंटरेस्ट पेमेंट पे लगभग इतना 11,62,000 करोड़ के आसपास खर्चा कर रही है, ठीक है। जो ट्रांसफर्ड है, जैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स हैं और अदर ग्रांट्स, वो मिला के आप देखिए ये सभी गवर्नमेंट के देखिए 48,20,000 करोड़ जितना बजट है पूरा आ जाएगा आपका, 48.20 लाख करोड़ का बजट आ जाएगा, ठीक है। इसको एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, और यही बजट है और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी कुछ खास इसमें है नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको पढ़ा दिया है। देखो प्रभावी पूंजीगत व्यय भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऊपर, कि जो पूंजीगत व्यय हमारा था 11,11,111 करोड़, उसमें क्या किया जाता है, जो कैपिटल ग्रांट्स हैं वो 3,90,778 करोड़ है, इनको जोड़ दिया गया, तो हमारी जो कैपिटल टोटल इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमारा 15,01,889 करोड़ आ गया। ये मैं ऊपर ही सब आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो बस यहाँ पर क्या है, आपको पता चल जा रहा है कि कैपिटल ग्रांट्स कितनी है, ठीक है, और एग्जैक्ट अमाउंट। देखो हमारी व्यय की जो संरचना है वो क्या है, वो आप यहाँ पे देख लो लाख करोड़ में, कि जो फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स हैं वो किस तरह से बढ़ती जा रही हैं, और अभी 1.32 लाख करोड़ के आसपास में है। तो ये एक बार एक्सपेंडिचर आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो ये जो बेसिकली ये अदर ग्रांट्स एंड लोन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे गवर्नमेंट का कितना खर्चा हो रहा है, जैसे इस बार 5.6 लाख करोड़ के आसपास में खर्चा हो रहा है, तो इसी तरह से आप इसको देख लीजिएगा, अभी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। जो पूंजीगत एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का वो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। जो पूंजीगत एक्सपेंडिचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे अगर मैं बात करूं पूंजीगत एक्सपेंडिचर की, तो क्या है आपका 11.11 लाख करोड़ की, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, ये इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया गया है, जिसमें अभी हमने पढ़ा था 15 लाख करोड़, क्योंकि इसमें कैपिटल ग्रांट्स को, ये वाली जो कैपिटल ग्रांट्स है इनको ऐड कर दिया गया है, ठीक है, इन दोनों को ये प्लस कर दिया गया है, प्लस करके टोटल दिखाया गया है। देखो ये क्या है 11.11, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और ये कैपिटल ग्रांट्स हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, अभी समझा दिया है मैंने। इसको जोड़ेंगे तो 15 लाख करोड़ का, पिछले अगर बात करूं पिछले साल,
तो 9.50 लाख की कितनी थी, लाख करोड़ की, 9.50 लाख करोड़ की आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर थी और 3 लाख करोड़ की कैपिटल ग्रांट्स थी, जोड़ के 12.5 लाख करोड़ का था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कैपिटल ग्रांट्स लगातार बढ़ रहा है और ये अच्छी बात है, काफी अच्छी बात है अगर कहीं भी किसी भी देश का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो। ठीक है। देखो, ये मैं भी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इनसे सवाल बने हैं। पिछली बार भी सवाल बना था कि आखिरकार गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर को कितना एलोकेट कर रही है। तो इस बार 4,54,773 करोड़ का बजट गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर को एलोकेट किया है, और जो बहुत कम बजट है। ठीक है, कोई खास चेंजेस गवर्नमेंट के द्वारा किए नहीं गए हैं। पिछली बार बजट एस्टीमेट में 432 का रखा गया था, इस बार 447 का रखा गया है। जबकि यहाँ पे जरूरी है अपना खर्चा बजट बढ़ाने के लिए, अपना बजट बढ़ाने के लिए यहाँ के लिए जरूरी है। ठीक है, जैसे आपको याद होगा कि स्वास्थ्य पर खर्च पिछली बार पूछ लिया गया था कि गवर्नमेंट ने कितना, पिछली बार पीसीएस में ही पूछा गया था, 88,956 करोड़ का पूरा बजट एस्टीमेट में पूछ लिया गया था कि कितना दिया गया है। इस बार ध्यान रखिएगा कि 89,287 करोड़ है। तो ऐसे ही इस तरह से कुछ इसको देख लीजिएगा, इसमें सब वही है कि कहाँ कितना खर्चा गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है, तो ये सब जो है एक बार देख लीजिएगा, मैं भी पीडीएफ आपको भेज दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसी के साथ बताइएगा बजट की क्लास आपको कैसी लगी, और साथ ही जो है आप क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, जिससे सारे आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।